10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। अभी हम लोग जैसा कि आपके संज्ञान में है ग्रेटर नोएडा के बिमटेक में थे और यहाँ पे जो राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश, उनकी जो अद्यतन 3 पुस्तकें आई थी उसको लेकर लेखकीय संवाद का आयोजन किया गया था। कई शिक्षाविद, कई वरिष्ठ पत्रकार, कई पठन पाठन क्षेत्र से जुड़े हस्ती और छात्रों के बीच उन्होंने संवाद किया। हमारे साथ अभी बिमटेक के निदेशक हैं डॉक्टर एच चतुर्वेदी साहब। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, और उससे भी बड़ी बात कि युवाओं पर इसके प्रभाव को लेकर। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ तो कार्यक्रम में बहुत सारी बातें कही गई, पुस्तक को केंद्र बिंदु में रख के। उसमें 2-3 चीज़ें जो युवाओं के लिए मूल रूप से कही गई। एक तो जो प्रश्न पूछा गया कि मशीनीकरण की दुनिया में जो मनुष्य भी मशीन बनता जा रहा है, उन चीज़ों पर बात की गई। तो आप एक गाइड होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, इतने बड़े संस्थान के निदेशक होने के नाते, क्या लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजनों का छात्रों पर और युवा पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रबंध संस्थान में हम लोग कभी कभी इस तरह के आयोजन करते हैं जिसमें लेखक, पत्रकार और दार्शनिक, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक नेतागण को बुलाते हैं, जिसमें प्रबंध से अलग जो विषय है उन पर चर्चा की जाती है। तो मैनेजमेंट अपने आप में एक समुद्र है और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो कम ज़रूरी हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको साहित्य, कला, संस्कृति, समाज, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सारे विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मुद्दे समाज और दुनिया के सामने उभर कर आ रहे हैं। तो अभी जो मुद्दा उठ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए उपयोग के कारण ऐसा लगने लगा है कि मनुष्य का स्थान मशीनें ले लेंगी, लेकिन ये मिसगिविंग है, ये एक गलत अवधारणा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एआई नहीं कर पाएगा और वो आदमियों को ही करने पड़ेंगे, और मनुष्य से ज़्यादा आगे मशीन नहीं जा सकती है। मनुष्य के पास में जो मस्तिष्क है, जो क्रिएटिविटी है, जो सोचने की क्षमता है, कल्पना है, वो एआई बहुत सारे काम करेगा आने वाले वर्षों में, लेकिन हर समय और भविष्य में भी मनुष्य की जो कल्पनाशीलता है वो मशीन उसको मैच नहीं कर सकती। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, सोचना है, वो गलत है। दूसरी बात, हम मशीनों पर निर्भर हैं और मशीनों के उपयोग से लोगों की उत्पादकता बढ़ी है। जैसे मोबाइल का प्रयोग है या लैपटॉप का प्रयोग है, कंप्यूटर का प्रयोग है, उससे लोगों की उत्पादकता बढ़ी है, एफिशिएंसी बढ़ी है। और लेकिन इसके साथ साथ इन जो गैजेट्स के साथ में ज़्यादा उपयोग करने से एडिक्शन की समस्या भी दुनिया में बढ़ रही है। युवाओं में ख़ास तौर से मोबाइल के साथ या लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ एडिक्शन लोगों को बढ़ रहा है। इसलिए उस एडिक्शन से सचेत करना भी बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी आपका टूल बने, आप टेक्नोलॉजी के टूल नहीं बनने चाहिए। एक अगला सवाल ये है कि चूँकि आप शिक्षक हैं और हमेशा आप युवाओं के बीच रहे हैं, उनको गाइड करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि ये सवाल बनता है। सर, गांधी पर बहुत बात की गई कार्यक्रम के दौरान भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है या हम उम्र जो लोग हैं, हमारे उम्र के जो नव यात्री हैं अलग अलग क्षेत्र में, वो गांधी को लेकर बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वो मानते हैं कि कई चीज़ें ऐसी, कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं, चाहे वो बंटवारा हो या अन्य चीज़ों को लेकर। समाज में एक वर्ग का प्रतिनिधित्व की बात भी कई बार गांधी से जोड़ दी जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गांधी क्या थे, मतलब गांधी को ऐसी क्या चीज़ थी उनमें जो गांधी को गांधी बनाता है? और तब से अब तक आप संसद में, सड़क पर, हर जगह विरोध, समर्थन एक अलग चीज़ है, लेकिन बिना गांधी के हिंदुस्तान आज भी सांस लेना मुश्किल है हिंदुस्तानी के लिए। तो ये क्या थी ऐसी चीज़? देखिए, गांधी जी का जो महत्व है और रेलेवेंस है और उनकी आज भी उनके विचार उतने ही दुनिया के लिए उपयोगी हैं। भारत के लिए, भारत का तो संवैधानिक ढांचा, भारत का लोकतंत्र बिना गांधी जी के विचारों को माने हुए अस्तित्व में नहीं रह सकता है। और जो गांधी जी ने कहा कि भाई लोकतंत्र में हर आदमी को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उन्होंने ये कहा महिलाओं को भी
बराबर का हक मिलना चाहिए। जो जिन जातियों को हम अस्पृश्य कहते थे और जो जातियाँ गरीबी और सामाजिक एक्सक्लूजन का शिकार रहीं, जिनको के लोग समाज के मार्जिन पर रखते थे, मुख्य धारा में नहीं रखते थे, तो वो उसको भी उन्होंने उठाया कि भाई ये सब चलेगा नहीं, दुनिया में सबको बराबर का हक देना पड़ेगा। तो अगर हम देखें आज़ादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में इन विचारों को संविधान में, भारतीय संविधान में जगह दी गई और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का भी योगदान है। तो गांधी और अम्बेडकर का विचार ही भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, उनका एक संबल है। और गांधी जी के बारे में कुछ लोग भ्रांत धारणाएं फैलाते हैं, तो वो निहित स्वार्थ के लोग हैं जो कि समाज में एकता सद्भाव नहीं देखना चाहते, क्योंकि भारत एक बहुधर्मी देश है। यहाँ बहुत सारे धर्मों को लोग मानते हैं, मतांतर को मानते हैं, और यहाँ पर भाषा, जाति, नस्ल के आधार पर बहुत विविधताएं हैं। तो उसको देखते हुए किसी एक वर्ग का डोमिनेंस अलाउड नहीं हो सकता। जैसे कुछ लोग कई देशों में दुनिया में ये सोचते हैं मेजॉरिटेरियन लोगों का व्यू माना जाना चाहिए, और जो माइनॉरिटी में वो चुप रहें और या वो सामने नहीं है। तो ये मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का जो झगड़ा है वो देश के समग्र विकास के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो विदेशी पूंजी तभी लगेगी, तब यहाँ शांति रहे, सद्भाव रहे। अगर लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे और लोगों में फ्रिक्शन होगा धर्म, जाति, भाषा के आधार पर, तो विदेशी इन्वेस्टर्स को भी यहाँ आने में दिक्कत होगी, विदेशी विद्यार्थी भी नहीं आना चाहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी का जो विचार है वो दुनिया को एक संदेश है कि परिवर्तन शांतिपूर्वक होना चाहिए, अहिंसा के द्वारा ही परिवर्तन, अहिंसक तरीक़ों से परिवर्तन होना चाहिए। हिंसक तरीक़ों से अगर परिवर्तन होगा, जैसे कि कई देशों में आर्मी टेक ओवर कर लेती है और नेताओं को हटा के जेल में बंद कर देती है, तो वो सब हिंसक तरीके से जो भी परिवर्तन हैं, या कोई खूनी क्रांति जैसी चीज़ें लोग सोचते थे कि बंदूक के बल पर हम सत्ता को हथिया लेंगे, तो वो सब चीज़ों को गांधी जी ने कहा ये सब दुनिया में इनके लिए स्थान रहेगा नहीं, और दुनिया आगे अगर बढ़ेगी, तरक्की करेगी, तो उसके लिए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और अहिंसा, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड और प्लूरलिटी, रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ये कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए जिस पर आम लोग तो चलते हैं। अब कुछ विशिष्ट लोग नहीं चलना चाहें तो उनकी मर्जी है। कुछ लोग हिंसा को खुला समर्थन देते हैं, या घृणा को, हेट को खुला समर्थन देते हैं, नफरत को, तो वो उससे समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज बढ़ता है जब लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ रहते हैं। जैसा कि आज मुख्य वक्ता ने कहा कि जब हम कलेक्टिवली कोई काम करते हैं, वेद की प्रार्थनाओं में भी, वैदिक प्रार्थनाओं, मंत्रों में भी सामूहिक कल्पनाएं हैं कि सहनौ भुनक्तौ सहवीर करवा है, कि हम लोग मिलकर सोचें, मिलकर काम करें, मिलकर आगे बढ़ें। ऐसा उसमें श्लोक में और कई श्लोकों में इस तरह की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही आगे बढ़ूं, मेरी जाति ही आगे बढ़े, मेरा धर्म ही आगे बढ़े और दूसरे लोग को स्थान नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो धर्म की अवधारणा प्राचीन भारत में ऐसी नहीं थी जो आज जिसको लोग बता रहे हैं। धर्म की धारणा सभी लोग, धर्म एक धारणा या जिसकी ड्यूटी, एक लोगों की ड्यूटी क्या है, आपका धर्म क्या है। धर्म का मतलब व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ शुड यू फॉलो इट। एक आखिरी और अहम प्रश्न है। बदलता हुआ हिंदुस्तान, बदलते हुए देश की बात की जा रही है। समाजवाद से पूंजीवाद की जो ये यात्रा है, जो बीते कुछ दिनों से हिंदुस्तान तय कर रहा है, अब निजीकरण, और चूंकि आप प्रबंधन से जुड़े हैं तो इसीलिए ये सवाल आपके लिए बहुत अहम है। आप हिंदुस्तान में आगामी 10-20 वर्षों में जो यहाँ का गरीब तबका है, जो शायद ट्रेन में इसलिए सफ़र कर पाता है क्योंकि सरकार की कुछ छूटें मिलती हैं, अगर वो निजी हो जाए, या एक उदाहरण है ट्रेन, अगर वो निजी हो जाए तो शायद वो सफ़र ना कर सके। उस वर्ग के लिए पूंजीवाद भारत में ये बदलाव होना कितना उचित है, या उपभोक्तावादी बाजार का होना कितना उचित है? ये दुनिया, समाजवाद तो एक कल्पना थी और सोवियत क्रांति भी हुई
1917 में बहुत सारे देश समाजवादी ब्लॉक में चले गए, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें वहाँ बनाई गई, लेकिन वो सिस्टम फेल हो गया कुछ दशक पहले, क्योंकि वो उसमें एफिशिएंसी नहीं थी, उसमें ग्रोथ नहीं थी और फाइनेंशियली वो वाइबल नहीं था। तो भारत जैसे देश में और जो कुछ उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में रखा गया, जिसमें रेलवे भी है, बस ट्रांसपोर्ट भी है, सरकार चलाती है, अगर उसको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो वो आम लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो एक तरीके से सरकार की उसमें सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, जिसके बाद अपनी कार, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो भी एक सिटी में ही घूम सकते हैं। आपको दूर दराज जाना है तो आप कैसे जाएंगे? अगर प्राइवेटाइजेशन जैसे कि सुन रहे हैं और लग रहा है कुछ रूट्स का और कुछ गाड़ियाँ प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएंगी, तो ठीक है भाई, जो लोग हवाई जहाज से चलते हैं उनको कंफर्टेबल जर्नी के लिए खास ट्रेन चलें, लेकिन गरीबों के लिए गरीब रथ भी चलते रहना चाहिए और उसके भाड़े में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। और सवाल ये भी है कि रेलवे में लाखों लोग काम करते हैं, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी ज़रूरी है। तो उसमें भ्रष्टाचार को चिन्हित किया जाना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ाई जानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जानी चाहिए और कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो अच्छा और बेहतर काम करें। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए आपका। हिंदुस्तान तभी बन पाएगा जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियत जिंदा रहे। अब देख रहे हैं 10 न्यूज़ में हूँ रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।